नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात 1942 को याद किया जाए, क्विट इंडिया नारे को याद किया जाए। इस देश के भीतर जो उम्मीद और आस है उसके मद्देनजर इस देश के सिस्टम को भी परखा जाए। लेकिन क्या यह कहा जाए सबको सन्मति दे भगवान। जाने माने सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन नेता यूसुफ मेहर अली। अगस्त क्रांति के नारे के लिए महात्मा गांधी के पास उस वक्त कई सुझाव आए। एक सुझाव गेट आउट नारे का था। सी राजगोपालाचारी ने रिट्रीट और विड्रॉ का नारा दिया। फिर यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का विकल्प दिया, जिसे महात्मा गांधी ने मंजूर कर लिया। अगस्त 1942 यहीं पर पहला अधिवेशन हुआ और यहीं से भारत छोड़ो अभियान की नींव रखी गई। तो 1942 में बॉम्बे अधिवेशन में अगस्त क्रांति आंदोलन की रूपरेखा बनी और फिर लाखों लोग आंदोलन में शामिल हो गए। इस अधिवेशन में शामिल होने जब महात्मा गांधी आए तो महापौर होने के नाते यूसुफ मेहर अली ने उनका स्वागत किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। 9 अगस्त 1942 को तमाम बड़े कांग्रेसी नेता जेल में थे। जिन युवा कंधों पर भारत छोड़ो आंदोलन सफल बनाने की जिम्मेदारी थी, उनमें यूसुफ मेहर अली भी थे। साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। 3 फरवरी 1928 की रात बंबई के मोल बंदरगाह पर यूसुफ मेहर अली ने ही नारा लगाया, साइमन गो बैक। इसके बाद कई क्रांतिकारी गोरों की पिटाई का शिकार हुए और इनमें यूसुफ भी एक थे। यह पिटाई उनके शरीर को उनकी मृत्यु तक परेशान करती रही। जुलाई 1950 में उनका निधन हो गया तो बॉम्बे के ट्राम और बस तक थम गई। शहर एक पैर पर खड़ा हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम नहीं हुआ। यूसुफ मेहर अली के शव को कांधा देने वालों में मोरारजी देसाई के अलावे जेपी लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, एनजी गोरे जैसे हजारों लोग थे। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लेकिन क्विट इंडिया का नारा गढ़ने वाले यूसुफ आज संसद में भुला दिए गए। मुश्किल है, हालांकि संसद की लाइब्रेरी में यह किताब मौजूद है, लेकिन सवाल है किसे याद है। सबको सन्मति दे भगवान। कभी कभी कोई रिपोर्ट दिखलाते हैं, रिपोर्ट का असर होता है तो कह देते हैं चलिए सन्मति तो आई। इस बात का जिक्र आज इसलिए, चंद दिनों पहले एक रिपोर्ट भी दिखाई थी हमने, किस तरीके से किसानों के नाम चस्पा कर दिए बैंक ने और कॉर्पोरेट मस्ती में है। उस पर क्या असर हुआ रिपोर्ट भी देखिए, लेकिन उससे पहले यह भी समझ लीजिए इस देश में एक बट्टे का खाता होता है। पैसा आपसे लिया, आपसे मिलेगा नहीं, उस खाते में डाल दिया। यह काम सरकार भी कर रही है, तब भी करती थी, अब भी कर रही है। रिपोर्ट देखें। और देश के भीतर की स्थितियों में कौन खिलाड़ी कौन अनाड़ी इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि पहली रिपोर्ट उसी के इर्द गिर्द है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये वांटेड है, ये किसान है, ये बैंक के अपराधी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने खेती के लिए बैंक से कर्ज लिया। तो पंजाब के समराला में कर्ज वसूली के लिए बैंकों के किसानों को वांटेड करार देते हुए उनकी तस्वीर चस्पा करने की खबर हमने दस्तक में ही दिखाई। तो इतना तो हुआ, बैंकों ने तस्वीर हटा ली, यानी किसानों को बदनाम करने की कोशिश चंद दिनों बाद रुक गई। मैं धन्यवादी हाँ, आज तक वाले ने इन्हू बहुत हाईलाइट किया। उन्होंने किसानों की जिहड़ी ये त्रासदी सी इनू लोगों के सामने लियाउण विच बहुत मददगार होए। उहदे लई अलग तौर पर धन्यवादी भी हाँ। तो चंद हजार रुपए के कर्ज को लेकर बैंक ने कर्जधारी किसानों को जितना बदनाम करना था फोटो चस्पा कर ही दिया। लेकिन इन्हीं सरकारी बैंकों को कॉर्पोरेट से लेकर उन धंधेबाजों पर क्यों तरस आ जाता है जो कर्ज चुकाना ही नहीं चाहते। ये सवाल इसलिए क्योंकि 2016-17 के वित्तीय वर्ष में ही सरकारी बैंकों ने 81,683 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया, यानी मान लिया इनकी वसूली लगभग नामुमकिन है। जी, रकम ध्यान से देख लीजिए, 81,683 करोड़। और ये रकम कितनी बड़ी, इसे आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये रकम बीते वित्तीय साल में यानी 2015-16 की तुलना में 41% ज्यादा है। 2015-16 में बट्टे खाते में डाली गई रकम 57,586 करोड़ थी। यानी अजीब संयोग, सत्ता में आने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली एनपीए पर अंकुश के लिए तमाम दावे करते दिखे, लेकिन मोदी युग में ही बैंकों का एनपीए लगभग दुगना हो गया
और बट्टे खाते की रकम को देखें तो मनमोहन के दौर में यानी 2012-13 में 27,231 करोड़ रुपए की रकम बट्टे खाते में डाली गई। 2013-14 में बढ़कर ये 34,409 करोड़ रुपए हो गई और मोदी के दौर में 2015-16 में 57,586 करोड़ रुपए और इस वर्ष यानी 16-17 में 81,983 करोड़। यानी किसान हथेली में समाने वाले रकम कर्ज बैंक से ले तो बैंक परेशान हो जाता है, सरकार के पसीने छूटते हैं। लेकिन बोरियों में भरकर जो कर्ज कॉर्पोरेट और धंधेबाज ले गए उसकी माफी में कोई देर सरकार ने नहीं की और सिर्फ बीते 2 बरस में 1,39,559 करोड़ रुपए बट्टे के खाते में डाल दिए गए। तो सवाल यही, जब सारा रुपया देश का, टैक्स पेयर का, आम जन का, तो फिर मनमोहन सिंह को एनपीए के सवाल पर कटघरे में खड़ा करने वाली मोदी सरकार भी क्या मौजूदा वक्त में मनमोहन सिंह वाला रास्ता ही पकड़ ली है? चंडीगढ़ में सतन चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। यह जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एनपीए का जिक्र याद कीजिए 2014 के चुनाव में बाखूबी हुआ करता था और 3 बरस बाद अगर वह स्थिति है, सबको सन्मति दे भगवान। एक सन्मति हमें लगता है हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष बराला साहब को भी होनी चाहिए। क्यों? और वो क्यों कह रहे हैं जिन बातों का जिक्र, वो बातें क्यों नहीं ठहरती हैं कहीं? इस रिपोर्ट को भी देख लीजिए। अगर कहीं कोई पुलिस की जांच या उस बेटी के बयान के आधार पर कोई कार्रवाई होती है तो कानून उसके ऊपर डट करके कार्रवाई करे। इंसिडेंट हुआ है तो वर्णिका को बेटी कहते हुए इंसाफ की बात कल भी जुबान पर थी और आज भी, लेकिन हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला इस सवाल का जवाब दे नहीं पाए कि उनके पद पर रहते हुए सही मायने में इंसाफ होगा कैसे। क्योंकि आज तो मीडिया के दबाव में विकास बराला और उनके दोस्त आशीष आखिरकार पुलिस के सामने आ गए, गिरफ्तारी हो गई, अपहरण की धारा भी जुड़ गई। लेकिन सवाल आज का नहीं कल का है और ये सवाल इसलिए क्योंकि लड़की के अपहरण का आरोप सुभाष बराला के सगे भतीजे विकी और कुलदीप पर भी है। जी, इन्हीं दोनों पर आरोप यह है कि जिस तरह वर्णिका को अगवा करने की कोशिश हुई उसी तरह सुभाष बराला के गांव विधाई की एक नाबालिग लड़की को विकी और कुलदीप ने अगवा किया और मामला इसी बरस 8 मई का है। पुलिस में एफआईआर भी उस वक्त हुई। अगवा लड़की 3 दिन बाद मिली तो पुलिस के सामने बयान दिया वो अपनी मर्जी से लड़कों के साथ गई थी। पुलिस ने लड़की का मेडिकल टेस्ट नहीं कराया, एफआईआर रद्द करने के आदेश भी दे दिए और घटना के बाद लड़की अपनी मां समेत गांव छोड़कर चली गई। उस वक्त भी गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन किया लेकिन हुआ कुछ नहीं और महीने भर बाद जून में लड़की की मां ने परिचितों की मदद से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा ही दिया और संयोग देखिए कोर्ट ने कल ही हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार से 31 अगस्त तक सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और अब पीड़ित लड़की भी इंसाफ मांग रही है कि जो गलत हुआ है उसका तो हम हिसाब लेके रहेंगे, चाहे वो मंत्री का बेटा हो या फिर नॉर्मल हो, हमें तो इंसाफ चाहिए बस। जाहिर है सुभाष बराला का रुतबा उस वक्त भी था और इस वक्त भी है। घटना भी हरियाणा में ही हुई और वर्णिका के मामले में भी रुतबे का इस्तेमाल हुआ ही है क्योंकि अपहरण की धाराएं पहले लगाई गई फिर हटाई गई ताकि थाने से जमानत मिल जाए। आरोपियों का मेडिकल टेस्ट तो हुआ लेकिन यूरिन और ब्लड सैंपल नहीं लिए गए। विकास बराला की जमानत किसी और ने नहीं, बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण धुल ने दी और आशीष की जमानत स्थानीय बीजेपी नेता सुधीर ने दी। और घटना का पता चलते ही सुभाष बराला ने वर्णिका के पिता को कई बार फोन भी किए। ये अलग बात है उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो सवाल यही है कि वर्णिका मामले में कोई राजनीतिक दल दखल नहीं देगा, कोई राजनीति नहीं आएगी, अध्यक्ष होकर भी किसी तरीके से कोई दखल दी नहीं जाएगी, गारंटी लेगा कौन? और जब तक केस का फैसला नहीं होगा तब तक नैतिकता के आधार पर सुभाष बराला को पद क्या नहीं छोड़ देना चाहिए? जाहिर है ये सवाल आज बार बार पूछा जा रहा है, जिससे बचने के लिए सुभाष बराला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में कुछ यूं छोड़कर निकल पड़े। आज में तटस्थता के अच्छा एक बार हेलो मैं तो पार्टी का सियासत है, सत्ता है। सतन चौहान की ये रिपोर्ट थी जो बतला रही थी कि सबको सन्मति दे भगवान मिलनी चाहिए और इन सब के बीच आज मुंबई थम गई थी क्योंकि मराठा सड़क पर थे। आरक्षण की मांग थी, कई मांग और थी। तो ऐसे में कई सवाल जहन में आए। पहला सवाल यही है, आरक्षण की मांग को लेकर
ये 58वां मार्च मुंबई में था, लेकिन संविधान में आरक्षण की प्रावधान 10 बरस का था। याद कीजिए 1950 से हर 10 बरस बाद अगले 10 बरस के लिए आरक्षण हो जाता है। 2010 में संविधान संशोधन के बाद अब 2020 तक का आरक्षण है और 1955 में 2399 पिछड़ी जातियों को आरक्षण था और आज की तारीख में 5013 पिछड़ी जातियों को आरक्षण है। ये एक स्थिति बतलाती है कि जो 10 बरस की स्थिति थी वो 10-10 बरस बढ़ते बढ़ते हिंदुस्तान की सियासत में शायद ऐसी जरूरत और मजबूरी बन चुकी है कि मुख्यधारा में कैसे ले जाएं पिछड़ी जातियों को, इससे इतर सियासत इसी से साधी जा रही है। और अब सबको सन्मति दे भगवान। एक अच्छी बात आज ये हुई कि दिलीप कुमार साहब लीलावती अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई। तस्वीर देखिए, गीत सुनिए।